स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री बाय ढाका सर में। हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें नेक्स्ट टॉपिक अपना है विलेयता। विलेयता एवं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम स्टडी करेंगे आज विलेयता क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इन दोनों टॉपिक की स्टडी करेंगे। तो अपने 12th के सिलेबस में अब ओनली द्रव विलयन जो है ना वो ही है। तो अब अपन ओनली जो द्रव विलयन होते हैं उन्हीं की स्टडी करेंगे। हमने पढ़ा था विलयन गैस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और ठोस भी होते हैं, और प्रत्येक विलयन जो था वो 3 प्रकार का था। तो अपन ओनली अब स्टडी करेंगे द्रव विलयन की। ओके, तो द्रव विलयन जो है ना उसमें विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था क्या है उस आधार पर ये 3 प्रकार के थे। एक तो गैस द्रव विलयन, यहाँ गैस विलेय था और द्रव विलायक था। दूसरे द्रव विलयन, यहाँ विलेय और विलायक दोनों ही द्रव हैं। और तीसरे ठोस द्रव विलयन। तो अब अपने सिलेबस में आगे 12th में द्रव विलयन में अपन इन तीनों की स्टडी ही करेंगे। तो ये जो तीनों प्रकार के विलयन हैं तो इनकी विलेयता क्या है और इनकी विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। उससे पहले हमने विलेयता को पहले भी डिफाइन किया था। किस प्रकार से? दिए गए ताप और दाब पर विलायक के निश्चित आयतन में घुल सकने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को हमने उस विलेय की क्या बोला था? विलेयता बोला था। और मैंने वहाँ कहा था कि विलेयता जो है वो विलेय और विलायक की प्रकृति, ताप, दाब इनसे प्रभावित होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे गैस द्रव विलयन। तो यहाँ विलेय कौन है? गैस। और विलायक कौन है? द्रव। तो हम पहले यहाँ स्टडी करेंगे गैसों की विलेयता। गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मीन्स वो कौन कौन से बिंदु हैं जिससे द्रव में गैस की विलेयता जो है ना वो प्रभावित होगी। तो गैस द्रव विलयन जो है, तो गैस द्रव विलयन में विलेय कौन है? गैस। और विलायक कौन है? द्रव है। तो मीन्स गैस की प्रकृति और विलायक जो द्रव है उसकी, इन दोनों की प्रकृति जो है वो गैसों की विलेयता को प्रभावित करेगी। तो फर्स्ट जो फैक्टर है जो विलेयता को प्रभावित करता है वो है गैस की प्रकृति। देखो जैसे अमोनिया गैस है, HCl गैस है, या अपन SO3 गैस ले लें। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है। ये सारी गैसें हैं। और इन सभी गैसों को द्रव विलायक में घोल लें। जैसे जल जो कि लिक्विड है इसमें घोल लें, और इन्हें भी जल जो कि लिक्विड है उसमें घोल लें। इस कंडीशन में अदर कंडीशन जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं करने। तो ये गैसें भी जल में घुलेंगी, ये गैसें भी जल में घुलेंगी। प्रायोगिक रूप से देखें ना तो इन गैसों की विलेयता जल में इन गैसों की बजाय ज़्यादा होती है। मीन्स हमने क्या चेंज की? सिर्फ अपना विलायक तो सेम है ना, हम गैसें चेंज कर रहे हैं तो गैस की जो विलेयता है ना बदल रही है। मीन्स इन गैसों की विलेयता ज़्यादा है, इनकी कम है। ऐसा क्यों? देखते हैं।
जैसे अमोनिया को अपन जल में घोलेंगे ना, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बन जाता है। यदि HCl गैस को जल में घोलेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन बन जाता है। और SO3 गैस को जल में घोलेंगे ना तो H2SO4 का तनु विलयन बन जाता है। तो यहाँ ये जो गैस है मीन्स जो विलय हैं वो विलायक के साथ कोई ना कोई अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें तो यहाँ ऑक्सीजन जल या CO2 जल और नाइट्रोजन जल, इन गैसों को जल में घोले घुल जाएंगी, लेकिन इन गैसों की जल के साथ कोई अन्योन्य क्रिया नहीं होती है। ये गैसें जो है ना ये अध्रुवीय हैं, नॉन पोलर हैं, और जल कैसा होता है, पोलर है। ये अध्रुवीय हैं और ये ध्रुवीय हैं। और यहाँ ये गैसें कैसी हैं, पोलर हैं। और यहाँ जल भी कैसा है, पोलर है। मीन्स यहाँ जल विलायक और विलय जो गैस है वो दोनों ध्रुवीय हैं। यहाँ गैसें अध्रुवीय और जल ध्रुवीय है। तो जनरली हम विलय और विलय की प्रकृति में ये लिखते हैं समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक। इसका मीनिंग हो गया कि विलय जो ध्रुवीय है और विलायक ध्रुवीय है तो आपस में वो घुल जाते हैं, और विलय अध्रुवीय है और विलायक ध्रुवीय है, मीन्स बदल गए ना समान नहीं आपस में, तो विलयता कम होगी या नहीं घुलेंगे, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो गैसों की प्रकृति के बारे में ये कहा जाता है कि गैसें जो ध्रुवीय होती हैं और विलायक भी ध्रुवीय हो तो उनकी विलयता ज़्यादा होगी, और जो गैसें अध्रुवीय होती है उनकी जल में विलयता कम होती है। रियल में इन गैसों की विलयता इन गैसों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है जल में। जल में इन गैसों की विलयता इन गैसों की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, गैसों की विलयता को बताने के लिए हम या फिर यूं कहें कि गैसों की विलयता जो है उसको अपन अवशोषण गुणांक द्वारा भी बता सकते हैं। अवशोषण गुणांक, तो ये अवशोषण गुणांक क्या होता है पहले इसकी स्टडी करें अपन। ठीक है, तो देखो जैसे हम एक मेजरिंग सिलेंडर लें जिस पर यहाँ वॉल्यूम लिखा हुआ हो, और इसमें हम जल ले लेते हैं, जल जो कि विलायक है, और जल की अमाउंट कितनी लेंगे, ओनली 1 ml, या बोल सकता हूँ 1 सेंटीमीटर की क्यूब। तो विलायक का आयतन कितना हो गया, 1 ml 1 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर उस कंडीशन में कांस्टेंट है। और अब अपन इसमें गैस घोलें, पहले क्या लिया था, जल लिया था, और अब इसमें गैस अपन घोलें तो गैस घुलेगी। तो गैस की कितनी मात्रा या फिर गैस का कितना आयतन यहाँ घुलेगा ml में या सेंटीमीटर की क्यूब में, वो उस गैस का अवशोषण गुणांक होगा। तो किसी गैस के अवशोषण गुणांक को हम परिभाषित कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। विलायक जल के 1 ml या 1 सेंटीमीटर की क्यूब आयतन में उपस्थित किसी गैस का आयतन, वो भी किस में, ml में या सेंटीमीटर की क्यूब में, उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 ml या 1 सेंटीमीटर की क्यूब जल में उपस्थित किसी गैस का ml या सेंटीमीटर के क्यूब में आयतन उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। अब देखो इन सभी गैसों का अवशोषण गुणांक समान तो नहीं होगा ना, अवशोषण गुणांक समान नहीं है तो विलयता भी क्या नहीं होगी, समान नहीं होगी। तो 1 ml जल में अमोनिया गैस का अवशोषण गुणांक सबसे ज़्यादा होता है। अमोनिया के बाद नंबर HCl का आता है, इसके बाद SO2 गैस, फिर H2S गैस आती है, फिर अपन CO2 गैस, उसके बाद O2 गैस, उसके बाद N2 गैस। मीन्स दिए गए ताप और दाब पर जल अपन ले 1 ml, तो विभिन्न गैसों के अवशोषण गुणांक का ये घटता क्रम होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अवशोषण गुणांक का ये घटता क्रम, इसका मीनिंग स्पष्ट है ना कि अमोनिया गैस की विलयता जल में सर्वाधिक होगी और नाइट्रोजन गैस की विलयता जो है ना वो जल में सबसे कम होगी। ठीक है, तो गैस की प्रकृति हमने यहाँ पढ़ा है कि गैस की प्रकृति जो है वो विलयता को प्रभावित करेगी। इसके अलावा देखो
ये जो गैसें है वो जल में ज़्यादा घुलती हैं, और ये जो गैसें है ना, ये जल की बजाय ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, इन गैसों की विलेयता जल की बजाय एथिल अल्कोहल में ज़्यादा होती है। और हमने पढ़ा है कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें ऑक्सीजन गैस घुलती है, और ऑक्सीजन गैस की जो विलेयता जो है ना वो हीमोग्लोबिन में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में सेकंड हम स्टडी करेंगे विलायक की प्रकृति। तो विलायक की प्रकृति जो है वो विलेयता को किस प्रकार से प्रभावित करेगी, तो इसके लिए वही सिंपल सा है, समान समान को घोलता है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन पोलर विलेय हो और नॉन पोलर ही विलायक हो तो सॉल्यूशन जनरली बन जाता है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल लें, पोलर विलेय और पोलरी विलायक हो, दोनों सेम है ना, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्रॉस करें नॉन पोलर विलेय पोलर विलायक या पोलर विलेय नॉन पोलर विलायक, तो जनरली सॉल्यूशन नहीं बनते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें, HCl गैस है, कैसी है, पोलर है, इसको जल में घोलें तो HCl का जलीय विलयन बन जाता है क्योंकि दोनों क्या हैं, पोलर हैं। अब दूसरा एग्जांपल लें, HCl विलेय है, इसको बेंजीन में घोलें तो HCl तो क्या है, पोलर है, लेकिन बेंजीन क्या है भी, नॉन पोलर है, तो इनका सॉल्यूशन नहीं बने। थर्ड इसमें है ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव, ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लें अपन, कोई भी गैस है, हम इसको द्रव विलायक में घोल रहे हैं तो हमारा यहाँ द्रव विलयन बन रहा है। ठीक है, और साथ में जो है ना उष्मा या फिर ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त हो रही है मीन्स जब किसी गैस को द्रव में घोलेंगे तो ऊर्जा मुक्त होगी, तो प्रक्रम कैसा हो गया, ये उष्माक्षेपी प्रक्रम हो जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और उष्माक्षेपी प्रक्रम में एंथैल्पी में हुआ चेंज क्या हो गया, नेगेटिव। और हमें पता ही है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, और उत्क्रमणीय प्रक्रमों पर ला-सातेलिए नियम लागू होता है। तो अकॉर्डिंग टू ला-सातेलिए नियम, ला-सातेलिए नियम क्या बोलता है, जैसे अपन अग्र दिशा में जा रहे हैं, ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो समय उस साइड जाएगा जिस साइड से जाने में टेम्परेचर कमी हो जाए। तो देखो यहाँ इस कंडीशन में अपन क्या करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करें। इस कंडीशन प्रक्रम कैसा है, उष्माक्षेपी है, टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो समय अपने आप उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में जाने से ताप में कमी हो जाए। तो अग्र दिशा में क्या हो रहा है, ताप बढ़ रहा है भी, तो समय जाएगा बैक साइड। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो समय किस दिशा में जाएगा, पश्चिम दिशा में जाएगा। मीन्स जो घुली हुई गैस है ना वो पृथक होगी, अर्थात जो विलेयता है वो क्या होगी भी, डिक्रीज होगी। दूसरा, यदि अपन टेम्परेचर डिक्रीज करें, टेम्परेचर को कम कर दें तो समय अपने आप उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में जाने से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो। तो देखो इस दिशा में जा रहे हैं तो ऊर्जा मुक्त हो रही है ना, तो समय किस साइड जाएगा, अग्र दिशा में जाएगा भी, समय जाएगा अग्र दिशा में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब जो गैस है वो और घुलेगी, अर्थात विलेयता जो है ना वो बढ़ेगी। तो मैंने क्या बोला, हम किसी भी गैस को द्रव विलायक में घोलते हैं तो द्रव विलयन बनेगा, वो प्रक्रम ऑलवेज कैसा होता है, उष्माक्षेपी। इसलिए विलेयता बढ़ाने के लिए आपको ताप कम करना ही पड़ेगा, विलेयता बढ़ाने के लिए ताप कम करना ही पड़ेगा। परंतु ध्यान दें, कौन सी गैस अभी, हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस को जैसे जल में घोलें तो यहाँ इन गैसों का द्रव विलयन बन जाएगा, नो डाउट। बट इस प्रोसेस के लिए डेल एच जो है ना वो पॉजिटिव होता है, मीन्स
उष्मा शोषी प्रक्रम होता है। क्या होता है? उष्मा शोषी प्रक्रम। तो देखिए हाइड्रोजन या फिर हीलियम गैस को हम जल में घोलते हैं तो द्रव विलयन बनेगा और इसके लिए चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होता है। मीन्स ये कैसा प्रक्रम है? उष्मा शोषी प्रक्रम है। तो यहाँ हम ताप बढ़ाएंगे तो समय उस साइड जाएगा जिस साइड से जाने पर ताप में कमी हो रही हो, तो ताप में कमी अग्र दिशा में जाने से होती है। मीन्स प्रक्रम जाएगा अग्र दिशा में, और अग्र दिशा में प्रक्रम जाएगा तो विलेयता यहाँ पर क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ विलेयता जो है ना वो बढ़ेगी भी। तो याद रखना हाइड्रोजन और हीलियम गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है क्योंकि वो प्रक्रम कैसा होता है? उष्मा शोषी। तो ताप के प्रभाव की व्याख्या तो हम बिल्कुल आसानी से अकॉर्डिंग टू ला सातली नियम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में नेक्स्ट अपना है नंबर 4, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और गैसों की विलेयता को सबसे ज़्यादा जो है ना वो प्रेशर ही प्रभावित करता है। किस प्रकार से? वो देखिए, जैसे हम एक कोई कंटेनर लें और इस कंटेनर में हम यहाँ विलायक ले लें, जैसे H2O लिक्विड है और हमें इसमें कोई गैस घोलनी है। मान लेते हैं वो गैस CO2 है। ये CO2 गैस है जो घुली हुई नहीं है। इस कंडीशन में अपना जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो देखो गैस कौन सी है? CO2 चेंज नहीं कर रहे। विलायक कौन है? जल चेंज नहीं कर रहे। तो ये दोनों चेंज नहीं हो रहे ना। टेम्परेचर भी क्या है? स्थिर है। तो जब अपन दाब के प्रभाव की स्टडी कर रहे हैं ना तो गैस, विलायक और टेम्परेचर क्या रहने चाहिए? सारे चेंज नहीं होने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। अब यहाँ हम दाब के प्रभाव की स्टडी कर रहे हैं तो एक पिस्टन लगा देंगे जिसके द्वारा अपन यहाँ प्रेशर लगाएंगे। ठीक है? अब देखिए हम यहाँ दाब बढ़ाएं, मीन्स पिस्टन आपका कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। तो CO2 गैस जो घुली हुई नहीं है वो घुलेगी और CO2 गैस का जलीय विलयन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? मान लेते हैं किसी दाब P1 पर यहाँ ये विलयन है और ये गैस है। गैस अपने विलयन के साथ साम्य अवस्था में है। मीन्स कैसा विलयन है ये? संतृप्त विलयन। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये हमने क्या ले लिया? CO2 का जलीय विलयन। ठीक है? तो ये वो CO2 गैस है जो घुली हुई नहीं है और ये वो CO2 गैस है जो घुली हुई है। मीन्स ये दोनों आपस में कौन सी अवस्था में है? अभी साम्य अवस्था में है प्रेशर P1 पर। अब हम क्या करें? यहाँ पर वही विलयन है, पिस्टन को थोड़ा नीचा कर दे। मीन्स आपने क्या किया? प्रेशर जो है ना उसको बढ़ाया है। कितना कर दिया? P2 कर दिया। तो यहाँ P1 से ज़्यादा कौन है? P2 है। तो यहाँ वो गैस है जो घुली हुई नहीं है और यहाँ वो गैस है जो घुली हुई है। कौन सी गैस की बात कर रहा हूँ मैं अभी? CO2 की। तो प्रेशर बढ़ाने से जो है ना वो साम्य अग्र दिशा में विस्थापित होगा भी। मीन्स प्रेशर बढ़ाने से CO2 गैस जो है उसकी विलेयता बढ़ी, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी जल के अंदर। तो इस प्रयोग से हमें ये पता लग गया ना कि जब हम जर्नली दाब बढ़ाते हैं तो किसी गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। तो किसी गैस की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था, उसे हम हेनरी नियम से जानते हैं। तो ये हेनरी नियम क्या कहता है वो देखिए। मान लेते हैं यहाँ घुली हुई CO2 गैस की मात्रा, यहाँ घुली हुई जैसे CO2 गैस है इसकी मात्रा जो है वो m है, या विलेयता कितनी है? m है। ठीक है?
और यहाँ जो गैस समयावस्था पर दाब लगा रही है, देखो गैस जो विलयन की सतह पर दाब लगा रही है उसकी बात कर रहा हूँ। तो CO2 गैस द्वारा लगाया गया दाब P1 है, ठीक है। तो हेनरी का नियम क्या बोलता है, जितना दाब बढ़ाओगे उतनी विलेयता बढ़ेगी। तो हेनरी के नियमानुसार CO2 गैस की विलेयता m समानुपाती किसकी हो जाएगी, P1 के। तो यहाँ CO2 गैस की विलेयता m समानुपाती किसकी हो जाएगी, B P2 के। तो कॉमन ले लें। तो हेनरी का नियम क्या बोलता है, स्थिर ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित गैस की मात्रा गैस द्वारा, ये गैस है ना, गैस द्वारा विलयन की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ताप क्या रहना चाहिए, स्थिर। तो स्थिर ताप पर विलायक के निश्चित आयतन में उपस्थित या घुली हुई गैस की जो मात्रा है वो गैस द्वारा विलयन की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। तो घुली हुई गैस की मात्रा को हमने यहाँ पर m से नोट किया है, और गैस द्वारा विलयन की सतह पर लगाया गया दाब क्या है, P। तो एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। इसे क्या बोला गया, हेनरी का नियम। या m इक्वस टू कि यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक हो गया P, m इक्वस टू Kp। तो यहाँ पर K को समानुपाती स्थिरांक या फिर हेनरी स्थिरांक कहा जाता है। और हेनरी स्थिरांक का जो मान है ना, वो एक तो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, गैस की प्रकृति पर। और दूसरा ताप। तो गैस की प्रकृति और ताप द्वारा हेनरी स्थिरांक का मान जो है ना वो चेंज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है। जैसे मान लेते हैं ये एक क्लोज कंटेनर है, ये एक क्लोज कंटेनर है, और इसमें यहाँ अपन ले लें जल, और इसमें गैस ले लें A, B और C, 3 गैसें हैं। अब ये घुली हुई नहीं है, ठीक है, 3 गैसें A, B, C, और ये गैसें इसके अंदर घुल जाएं तो ये तो क्या बन गया, अब इन गैसों का जलीय विलयन बन गया। तो यहाँ गैस A भी होगी, गैस B भी होगी और गैस C भी होगी। और तीनों गैसें मिलकर के जो यहाँ दाब लगा रही है विलयन की सतह पर, तीनों गैसें मिलकर जो दाब लगा रही हैं उसे P से डिनोट कर रहे हैं। तो ये P कितना होगा, इनके आंशिक दाब के योग के बराबर होगा, PA प्लस PB प्लस PC के बराबर होगा। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम जो हमने 11th में पढ़ा था, है ना। तो विभिन्न गैसें आपस में मिलकर के पत्र के दौरों पर कुल दाब P लगा रही हैं, तो वो उन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो यहाँ देखो इस विलयन में गैस A भी होगी, गैस B भी होगी और C भी होगी, तीनों गैसें होंगी ना। तो गैस A की विलेयता कितनी है, गैस B की विलेयता कितनी है, गैस C की विलेयता कितनी है। तो इसके लिए हेनरी ने क्या बताया कि किसी गैस, यदि विभिन्न गैसों का मिश्रण हो ना, तो किसी गैस की विलेयता जो है वो उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगी। जैसे यहाँ अपन विलेयता या जो उपस्थित गैस है ना यहाँ पर कितनी है, उसको मोल भिन्न के रूप में लें। कैसे, जैसे गैस A की मोल भिन्न यहाँ XA है, गैस B की मोल भिन्न XB है और गैस C की मोल भिन्न XC ले लें। तो यहाँ कहने का मतलब विलेयता जो अपने स्मॉल m से ली थी उसको अपन अब मोल भिन्न से ले रहे हैं। तो गैस A की विलेयता कितनी है, XA, अरे m की जगह, और गैस A का आंशिक दाब कितना है, PA। तो आपस में क्या होंगे, समानुपाती होंगे। गैस B कितनी घुली हुई है वो किस पर डिपेंड करेगा, गैस B की आंशिक दाब PB पर डिपेंड करेगा। और गैस C कितनी घुली हुई है वो कितनी होगी, XC, वो किसके समानुपाती हो जाएगी, B, PC के समानुपाती हो जाएगी। या आप लोगों ने ABC ली है, अब ABC की जगह मान लेते हैं कोई घटक I है, मीन्स कोई गैस I है, तो उसकी मोल भी यहाँ कितनी हो जाएगी, इसकी जगह XI हो जाएगी ना। और उसका आंशिक दाब जो लग रहा है यहाँ पर वो PI हो, तो वो क्या हो जाएगा, PI। कॉमन कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपस में क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे, ठीक है। तो हेनरी नियम को
अब हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? स्थिर ताप पर विलयन में उपस्थित किसी गैस की मोल भिन्न उसी गैस द्वारा विलयन के स्तर पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो xi क्या है? गैस I की मोल भिन्न जो घुली हुई है, और Pi क्या है? विलयन के स्तर पर गैस I द्वारा लगाया गया आंशिक दाब। तो आपस में क्या हो जाएंगी? समानुपाती हो जाएंगी। या फिर देखो xi इक्वस टू Ki क्या हो गया? समानुपाती स्थिरांक इंटू Pi। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां हम हेनरी स्थिरांक के लिया था, यहां पर अपन गैस I के लिए क्या हो गया? Ki। अब Ki और K में क्या रिलेशन है उससे पहले देखा जाए तो अपन इसको लिख सकते हैं ना, Pi इक्वस टू xi अपॉन Ki। चूंकि 1 अपॉन K इक्वस टू K हेनरी स्थिरांक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Pi इक्वस टू K हेनरी स्थिरांक इंटू xi। ठीक है, तो ये हेनरी नियम की इक्वेशन हो जाएगी, Pi इक्वस टू K इंटू xi। तो यहाँ पर I क्या है? कोई गैस है I, जैसे I की जगह CO2 हो सकती है या अमोनिया हो सकती है। ठीक है, तो देखो दाब के प्रभाव में हमने हेनरी नियम पढ़ा था। किस प्रकार से? गैस की मात्रा जो विलयन में उपस्थित है वो विलयन के स्तर पर गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होगी, या फिर m इक्वस टू K इंटू P। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 ले लें, या फिर m अपॉन P इक्वस टू क्या हो जाएगा? K, अर्थात क्या है? ये स्थिरांक है। दूसरा हमने लिया था Pi इक्वस टू K इंटू xi। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो विलयन में जो गैस घुली हुई होती है ना, उसका आयतन जो है वो दाब से प्रभावित नहीं होता है। मैंने क्या कहा था? ताप तो क्या है? स्थिर है ही, और स्थिर ताप पर हम गैस की विलेयता पर दाब के प्रभाव की व्याख्या कर रहे हैं। तो जो गैस घुली हुई है ना, उसका आयतन जो है वो दाब पर निर्भर नहीं करता है। उसको अपन प्रूव करें। हम सभी जानते हैं आदर्श गैस समीकरण PV इक्वस टू nRT, या V इक्वस टू N अपॉन P इंटू RT। N क्या है? विलय के मोल, तो मास अपॉन मोलर मास मीन्स गैस का द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो V इक्वस टू N की जगह लिख दूं मैं W अपॉन P रहने दें, और RT अपॉन M। मैंने क्या किया है? इस N की जगह W अपॉन M लिखा है। तो देखो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है ना? गैस इस तरह का कांस्टेंट है। M किसी गैस का मोलर द्रव्यमान, जैसे CO2 गैस ले लें तो CO2 का कितना होता है? 44 ग्राम पर मोल। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये सारे क्या हो गए? स्थिर हो गए। ये सारे स्थिर हो गए ना। ये गैस स्थिरांक है, ताप स्थिर होता है क्योंकि स्थिर ताप पर हम दाब के प्रभाव की स्टडी कर रहे हैं, और किसी गैस का मोलर द्रव्यमान भी तो स्थिर ही है। अब देखो ये क्या है? गैस का द्रव्यमान मीन्स घुली हुई गैस की मात्रा, यही तो हो गई ना। अरे ये यही तो है, बस साइन चेंज ही तो है। और P क्या है? दाब। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई? अरे इस लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या है? स्थिरांक है, तो V क्या रहेगा? V स्थिर रहेगा ना। तो मैंने क्या बोला था? दिए गए ताप पर हम दाब के प्रभाव की स्टडी कर रहे हैं, उस समय जो गैस विलयन में घुली हुई है उसका आयतन जो है वो किस पर निर्भर नहीं करता? दाब पर निर्भर नहीं करता। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 से अपन लें हेनरी स्थिरांक K इक्वस टू Pi अपॉन xi। मान लेते हैं प्रेशर अपनों ने स्थिर कर दिया, बढ़ा करके कितना भी कर दिया हो, फिर प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे, ये चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? हेनरी स्थिरांक समानुपाती 1 अपॉन xi। xi क्या है? विलयन में घुली हुई गैस की मोल भिन्न। अब देखो हेनरी स्थिरांक बढ़ेगा तो ये घटेगा ना, मीन्स किसी गैस
मैंने क्या बोला था, हेनरी स्थिरांक जो है वो गैस की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि किसी गैस का हेनरी स्थिरांक ज़्यादा है तो उसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। किसी गैस का हेनरी स्थिरांक कम हो, उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अलग अलग ताप पर किसी गैस का हेनरी स्थिरांक अलग अलग होता है। ताप बढ़ाने पर गैस की विलेयता घटती है क्योंकि हेनरी स्थिरांक बढ़ जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि जलीय जीव जो है वो गर्म जल की बजाय ठंडे जल में रहना पसंद करते हैं। ठंडे जल का टेम्परेचर क्या है अभी, कम है, और टेम्परेचर कम है तो वहाँ गैस जैसे ऑक्सीजन है उसका हेनरी स्थिरांक क्या होगा, कम होगा, और हेनरी स्थिरांक कम होगा तो गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो हेनरी नियम की सीमाएं, लिमिटेशन क्या है। नंबर 1, प्रेशर जो दाब है ना वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। प्रेशर जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर जो है ना वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। थर्ड, विलय कौन है, गैस, और विलय कौन है यहाँ पर, कोई द्रव। इन दोनों के बीच कोई रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। और नंबर 4, विलयन जो है वो तनु हो, कहने का मतलब गैस की मात्रा कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों, देखो जब दाब बहुत अधिक हो जाएगा, एक लिमिट तो होती है ना दाब के प्रभाव की, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो ही जाएगा तो उसके बाद प्रेशर इंक्रीज करोगे तो गैस की विलेयता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी प्रकार से टेम्परेचर यदि बहुत ही कम कर देंगे तो विलेयता अपने आप क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो विलयन तनु नहीं रह जाएगा, और आपस में रिएक्शन हो गई तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी ना। तो इन कंडीशन में ही हेनरी लॉ अप्लाई होगा। दाब बहुत ज़्यादा हुआ, ताप बहुत कम हुआ, या विलय और विलय के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो जाए, या विलयन बहुत ज़्यादा शानदार है, तो उस कंडीशन में हेनरी नियम अप्लाई नहीं होगा। ओके, थैंक यू।